पाकिस्तान परिवार और हम हैं रहें तैयार। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एयर स्ट्राइक्स हुए और ये खबर ऑपरेशन सिंदूर, अब इससे पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जिस पर भारत ने हमला किया, अटैक किया, वो प्रिसीजन स्ट्राइक किए और उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। तो ये पूरे देश के लिए इस वक्त एक गर्व की बात है कि जो पहलगाम में हुआ उसका बदला पूरा हुआ, हिसाब चुकता हुआ, जिनको जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा सक्सेस है। लेकिन उससे पहले खबर लगातार चली और वो ये कि देश में एक बड़ा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा। युद्ध की परिस्थितियों में किस तरीके से तैयारी की जाए, युद्ध की स्थिति में आपको कैसे सिचुएशन को मैनेज करना है जब दुश्मन देश अगर आप पर हमला कर दे, चाहे वो दिन का वक्त हो चाहे रात का वक्त हो। और इसे बड़े स्ट्रैटेजिकली भी देखा गया, बहुत सारी बातें इसको लेकर हो रही हैं। लेकिन कल रात जो हुआ उसके बाद आज के दिन में 4 बजे भी देश में मॉक ड्रिल्स किए गए। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, तो क्या होते हैं ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स? हम में से ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम ये 1971 में हुए थे, तो उसके बाद कई जनरेशन्स आ गई हैं। और अब जो कल रात हो चुका है उसके बाद शायद आपको लगेगा कि इन ड्रिल्स की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक हमला तो हमने कर दिया, एक हिसाब तो हमने चुकता कर दिया, लेकिन इसके आगे परिस्थिति कैसा भी रुख ले सकती है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है और उसमें ये सिविल डिफेंस ड्रिल बेहद काम की है। तो आज इसी पर पूरी बात, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान, कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं पूर्व आईपीएस और पुडुचेरी की पूर्व एलजी डॉक्टर किरण बेदी, और साथ ही जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज के टिकू। आप जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर बेदी, तो जैसा मैंने कहा कि 1971 दैट वाज द लास्ट टाइम जब देश ने इस तरह के ड्रिल्स के बारे में देखा सुना, और उसके बाद तो कई जनरेशन्स निकल गए। आज की इस समय की पॉपुलेशन मुझे लगता है आधी से ज़्यादा ऐसी होगी जिसको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। पहला सवाल मेरा यही, क्या है सिविल डिफेंस? आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जिस कारण मुझे बुलाया गया वो है, मैं डीजी सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स भी रही हूं 2 जी साल। मैम। 2 साल जी जी, और माफी चाहेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। आपको वो, आप बड़े छोटे होंगे जब मैं थी डीजी होमगार्ड्स और ओके। सिविल डिफेंस। उस वक्त मैंने दिल्ली में सिविल डिफेंस बहुत सारे यंग यंग बॉयज एंड गर्ल्स, यंग मेन एंड वुमेन को ट्रेन किया था। और तब हम लोग येलो अलर्ट लगाते थे और ट्रेन यही किया था जो आज आदेश मिल रहे हैं, जैसे लॉकआउट, ये बर्नआउट, ये ब्लैकआउट में कैसे करना है, सायरन जब बजे तो कैसे करना है, और ड्रिल कैसे करनी है, इमरजेंसी नंबर्स को अपने इमरजेंसी के लिए क्या क्या रखना है, ये हम लोग सारी मॉक ड्रिल्स करते थे। और उस वक्त हम लोग येलो अलर्ट अनाउंस करते थे सायरन के थ्रू। और येलो अलर्ट का मतलब था कि नौ जो भी युवा, जो भी यंग मैन और वुमन ट्रेन हुआ है, वो येलो शर्ट पहनेगा, येलो शर्ट, उस पर सिविल डिफेंस लिखा होगा, और वो वाइटल इंस्टॉलेशंस पर पोजीशन ले लेगा। सो हम लोग सायरन की ड्रिल भी कराते थे। और उस वक्त हर दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस के यंग यूथ होते थे, तो वो ये करते थे। इसलिए मैं आपको उस एक्सपीरियंस का बता रही हूँ। ये साल, ये है बात 2005 एंड 2006 की, जब मैं ये 2 साल मैं डीजी सिविल डिफेंस और यूंगा। और यही जो आप पिक्चर में दिखा रहे हो, यही येलो शर्ट हम कहते थे। तो और इसको कहते थे येलो अलर्ट। तो तब से ये लफ्ज येलो आया है। इससे पहले भी हो सकता है, मुझे याद नहीं, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने सबने अपने खर्चे से येलो शर्ट्स बनाई और एक मुहिम चलाई, किसको कहते हैं येलो अलर्ट। ना येलो अलर्ट क्यों? क्योंकि पुलिस का रेड अलर्ट है, तो सिविल डिफेंस का रेड येलो अलर्ट। तो ये मतलब था कि हम लोग अब मिलके कैसे काम करेंगे। सो ये मैं बताना चाहती थी कि ये एक्सपीरियंस है मुझे, मेरा, और ये एलजी का एक्सपीरियंस का नहीं है, ये डीजी सिविल डिफेंस का एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने ये देखा था कि ये जो भी लड़कों को, लड़कियों को, युवा यूथ को हमने ट्रेन किया था, ऐसे जैसे वो आप ड्रिल्स दिखा रहे हैं, इसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी, एक सेंस ऑफ हेल्पिंग अदर आई थी, एक कॉमराडरी आई थी, एक टीम वर्क आई थी, और उससे भी ज्यादा एक भक्ति का भावना आई थी। सो वी सॉ कि इसके बहुत बेनिफिट्स है सिविल डिफेंस के। और एनसीसी कैडेट अगर वो बैकग्राउंड का है या एनएसएस वॉलंटियर है, तो उसके लिए बड़ा इजी होता था
इस सिविल डिफेंस को की ट्रेनिंग को लेना और समझना। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये जैसे आप ड्रिल्स दिखा रहे हो, यही ड्रिल्स हम लोग सिविल डिफेंस में कराते थे। जी, बिल्कुल। तो मैं आपसे और समझूंगा इन ड्रिल्स के बारे में। कर्नल टीकू भी जुड़ गए हमारे साथ। टीकू साहब, एक एंटिसिपेशन था कि जिस तरह की स्थिति भी भारत पाकिस्तान के बीच बनी हुई है पहलगाम हमले के बाद, तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसे में आपको इन केस ऑफ एनी रिटेलिएशन बाय एनिमी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि कोई हमला हो जाए, रात में हो, दिन में हो, एयर स्ट्राइक्स हो, मिसाइल स्ट्राइक्स हो, तो आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए। अब जबकि कल ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, ऐसे में ये ड्रिल्स आज जो इंडिया में हो रही हैं, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है? देखिए, इम्पोर्टेंस तो 10 गुना बढ़ी हुई है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 1971 में हमने लास्ट युद्ध लड़ा। कारगिल का युद्ध एक कन्फाइंड स्पेस में था, तो उससे हमारे जो सिविलियंस थे और कारगिल से दूर रहने वाले, उनको कोई इतना असर पड़ा नहीं उससे। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, इसमें बिल्कुल आशंका है कि ओपन युद्ध भी हो सकता है। और जब ऐसा युद्ध होता है तो आजकल आपने देखना है कि आजकल के क्या वेपनरी क्या है। आजकल की वेपनरी बहुत ज़्यादा लीथल है, उनकी काफ़ी रेंज है और एक्यूरेसी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। पहली बात तो ये है। इसका मतलब ये है कि आजकल के युग में अगर आप यूक्रेन रशिया का वॉर देखेंगे तो आर्मी जो फ्रंट पर लड़ती है और सिविलियन जो पीछे हैं, उन दोनों के बीच में जो अंतर था, जो गैप था, डिस्टेंस का भी और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी, वो बहुत कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिविलियंस भी टारगेट बन सकते हैं। जब आप कोई मिसाइल छोड़ते हैं या कोई ड्रोन से अटैक करते हैं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करेंगे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन या लॉजिस्टिक्स के ऊपर, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करेंगे, डैम्स के ऊपर हमला करेंगे, पावर स्टेशन के ऊपर हमला करेंगे। तो वहाँ पर तो आर्मी होती नहीं है, वहाँ तो सिविलियंस ही होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, युद्ध का क्षेत्र बढ़ गया है, सर्कल बढ़ गया है और सिविलियंस को भी काफ़ी हद तक हानि हो सकती है अगर ओपन युद्ध छिड़ा गया। तो इस परिस्थिति में हमें कम से कम ये तो सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, बुज़ुर्गों को, या कि पूरे अवाम को मैं मानता हूँ कि ऐसे हालात में आप अपना बचाव कैसे करेंगे। पहला, अपना बचाव कैसे करेंगे, और अगर आप ज़ख्मी हुए तो फिर आपके साथ आप कैसे खुद की देखभाल कर सकेंगे। अगर आप कुछ दिन डेब्री में फंस गए नीचे, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिविल डिफेंस में आती है, और सारी चीज़ें जो हैं, जो मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं, उससे इनको लोगों को सचेत किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे अपनी जान बचाएंगे और दूसरों की जान बचाएंगे। नहीं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। महसूस हो रहा है इस वक्त की कितनी ज़रूरत हो सकती है इस चीज़ की। आपको तैयार हर चीज़ के लिए रहना चाहिए। किरण मैम, तो बेसिक्स से शुरू करें। क्या क्या होंगे सिविल डिफेंस के बेसिक्स? हम सबसे पहले किसी को क्या बता सकते हैं? अब देखिए कि क्या क्या हो सकते हैं। लेट मी बिगिन विद ब्लैकआउट। मान लीजिए ब्लैकआउट अनाउंस हुआ, तो क्या क्या करना है। पहली बात, स्टे इंडोर्स। अंदर अंदर अपने अपने इंडोर्स में रहो और अपने विंडोज से दूर रहो, क्योंकि विंडोज शैटर हो सकते हैं, ग्लास आपको नुकसान कर सकता है। तो स्टे इंडोर्स और अवे फ्रॉम द विंडोज। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइव मत करते रहिए, साइड में पार्क करिए एंड टर्न ऑफ द लाइट्स। अगर रात का समय है तो हेडलाइट्स, उसकी सारी गाड़ी की लाइट्स ऑफ करो और जहां पर ही है वहीं पर ही रहो, मूव अराउंड नहीं करो। पहली बात ब्लैकआउट का, मैं इस वक्त ब्लैकआउट पर ध्यान दे रही हूँ। सेकेंड, टर्न ऑफ ऑल इंडोर एंड आउटडोर लाइट्स। इंडोर एंड आउटडोर लाइट्स को स्विच ऑफ करो। और ड्यूरिंग अलर्ट्स इंक्लूडिंग डिस्कनेक्टिंग इन्वर्टर्स और ऑल्टरनेटिव पावर सप्लाई, उनको स्विच ऑफ करो। थर्ड, शट ऑफ गैस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन ब्लैकआउट इज अनाउंस्ड। अपने जितने गैस कनेक्शंस हैं, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को स्विच ऑफ करो। और मेक श्योर कि बच्चे और एल्डरली एंड पेट्स सुपरवाइज है, यहाँ की बेचारे इधर उधर ना घूमे, वो सुपरवाइज है, कोई उनको अटेंड जरूर करे। अवॉइड द यूज ऑफ फोन्स और एलईडी डिवाइसेस नियर द विंडोज, क्योंकि सिग्नल पकड़ा जा सकता है, इसलिए फोन्स को नियर द विंडोज यूज ना करो। और अगर आपके अपने पास आपके विंडोज हैं तो उनको थिक कर्टन्स को, मोटे कर्टन्स के साथ विद कार्डबोर्ड पैनल्स कवर करो।
डोंट स्प्रेड अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। ये आपका ब्लैकआउट है। उसके बाद आफ्टर द ड्रिल, वो बात हुई बात। अभी मैं सिर्फ आपको ब्लैकआउट के बारे में बता रही, सारी चीजें मिक्स नहीं करेंगे। सो ब्लैकआउट के बारे में अगर मूव कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा एरिया भी ले लेंगे। तो मैंने कुछ चंद बातें बताई आपको कि ब्लैकआउट के दौरान आप क्या क्या करना आपका लिए अनिवार्य है। और बाकी इंस्ट्रक्शंस पे रेडियो पे रहिए, दूरदर्शन पे रह सकते हैं, रेडियो पे रहिए। बेसिकली रेडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द लेटेस्ट न्यूज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया ब्लैकआउट के लिए, और अभी दूसरी और चीज़ों के लिए मैं आपके पास आता हूं। लेकिन कर्नल साहब, एक सवाल मेरे मन में आया जब ब्लैकआउट की भी बात आ रही थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स बताते थे कि 71 के वॉर में ब्लैकआउट होता था तो पुलिस आती थी, वो आपके डोर पे नॉक करती थी अगर हल्की सी भी लाइट हो रही होती है। तब से लेके आज तक, अभी आप ही कह रहे थे कि आज का जो अभी टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, वेपन्स बड़े लीदल हो गए। तब जो ब्लैकआउट्स, मतलब रात में जो अटैक हो रहा है जहां एनिमी के प्लेन्स आ रहे हैं, वो आपकी पोजीशन ना जज कर ले, तो आज की तारीख में क्या वो जो लाइट है जिससे उन्हें पता चले कि भाई यहाँ पर कोई सिविल एरिया है, या फिर अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि उनको थ्रू रडार और एनी अदर टेक्नोलॉजी दे कम टू नो कि कौन सी जगह कहाँ पर है। मैं जस्ट समझना चाह रहा हूँ उस चीज़ को कि आज भी ब्लैकआउट का महत्व उतना ही है जितना उस समय था, या फिर टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी बदल गई है तो पार्शली कम हो गया है? देखिए, आप सब कुछ बदली हो गया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्राउंड पर लाइट हो और उस वजह से एयरक्राफ्ट को दिखाई देगा। लेकिन ये ज़रूर देखिए, बालाकोट में जब हमला हुआ रात को हुआ, और बालाकोट ऐसी जगह पर है जो जंगलों के बीच में, पहाड़ के बीच में, लेकिन निशाना सटीक हुआ क्योंकि नाइट विजन डिवाइसेस और होमिंग डिवाइसेस जो एयरक्राफ्ट में होती है वो एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपका जो लाइट का जो वो अच्छी बात है कि आप लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा ऑन है सिविलियन एरिया के अंदर, जब जहाज़ आता है तो उसको पता, उसको अगर उसके पास टारगेट नहीं दिया हुआ है तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स उसमें डाले नहीं गए होंगे। तो लेकिन अगर लाइट्स ऑन है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है आपको, तो वो इसका फ़ायदा उठाएगा। तो ये अभी भी इसका महत्व है। लेकिन जो मेन इंस्टॉलेशंस हैं, और अगर उन्होंने टारगेट पहले से सिलेक्ट कर रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स फीड हो गए हैं, फिर उनको लाइट का ज़्यादा असर, उनके लिए लाइट का ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन सिविलियन एरिया में डेफिनेटली हमें अभी भी ये ड्रिल फॉलो करनी चाहिए, ब्लैकआउट वाला ड्रिल। ओके, देन मैडम ने समझा दिया। नाउ किरण मैम, ब्लैकआउट की बात हो गई। इसके बाद जो मैं ड्रिल्स अभी देख रहा हूं, जैसे आपने भी कहा विजुअल्स चल रहे हैं जिसमें डे टाइम है, अब उनको बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई रिटेलिएशन आ रहा है तो जमीन पे लेट जाना है, या कल मैं पढ़ रहा था कि नहीं, आपको ये ढूंढना आना चाहिए कि आपके आसपास सेफ जोन कौन सा है, किस चीज को आप सेफ मानेंगे। तो इसके बारे में आप हमें बताएं। आओ एक और एरिया लेते हैं, बिफोर द ड्रिल। ड्रिल से पहले, ड्रिल के बाद। बिफोर द ड्रिल, चार्ज योर फोन, अपने फोन को चार्ज करो। पावर बैंक द नाइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने फोन को चार्ज करो। पावर बैंक द नाइट बिफोर, रात को पहले। अपने बेसिक इमरजेंसी सप्लाईज अपने पास रखो। कीप बेसिक आइटम्स ऑफ इमरजेंसी सप्लाईज, जो कि एक की बैटरी या सोलर पावर्ड अगर है, की बैटरी, और या फ्लैश लाइट, टॉर्च, रेडियो मैंने उसका जिक्र किया, या ग्लो स्टिक। अगर अपने पास एक वैलिड आईडी कार्ड along with prepare a family emergency kit, एक फैमिली इमरजेंसी किट भी अपने पास रखो, और अपना कीप अ वैलिड आईडी कार्ड अपने लिए। तो वो है बिफोर द ड्रिल। नाउ लेट मी टेल यू आफ्टर द ड्रिल। ड्रिल के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को, अनलेस जैसे इंस्ट्रक्शन दी हो गई हो, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में वापस जाओ, और अपना अपना फीडबैक लोकल RWA से या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करो। कोई ना कोई फीडबैक जरूर होगा कि हमें ये महसूस किया, हमें ये आइडिया है, हमें ये दिक्कत आई, तो फीडबैक जरूर शेयर करो। और फिर तीसरी बात, अपने बच्चों और एल्डरली को एश्योर करो कि ये प्रिपेयर्डनेस का मेजर है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये ड्रिल है, ये रिहर्सल है, ये सिर्फ सीखने की बात है, इसमें पैनिक की बात नहीं। ये मैं ड्रिल के बारे में बताना चाहती थी। और दिस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज डज नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं करती मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को, बट दे should cover all the windows with thick curtains। वो मेडिकल वाले भी अपने अपने कर्टन्स को पूरा कवर करेंगे। सो लेकिन ये अप्लाई नहीं करता किसको, मेडिकल ड्रिल एक्सरसाइज
ऑन मेडिकल, ताकि मेडिकल अवेलेबिलिटी रहे। तो ये मैं बिफोर एंड आफ्टर द ड्रिल के बारे बता रही हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट जब मेरे पास आओगे तो मैं सायरन के बारे बताऊँ। राइट। तो ये हो गई बिफोर एंड आफ्टर द ड्रिल। कर्नल साहब, अब मैं एक आइडिया आपसे लेना चाहता हूँ। इस समय दुनिया में बदकिस्मती से कई जगह युद्ध चल रहे हैं, छोटे मोटे तो हैं, लेकिन एक बड़ा हमारे सामने है जहां पर यूक्रेन और रशिया, इनफैक्ट दो बड़े एडवांस कंट्री विद एडवांस वेपन, मोस्ट ऑफ द एडवांस वेपन। क्या ये ड्रिल्स वगैरह जो हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, कितना अंतर पैदा करते हैं अगर आपको आता है और नहीं आता है उसके बीच में? और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां कोई अनुभव अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो भी हमारे साथ साझा करें। ये बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, आपने देखा होगा यूक्रेन में, आपने देखा होगा जब भी सायरन बजता है तो लोग मेट्रो की तरफ चले जाते हैं। मतलब कहने का ये है, उनको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो जो एक्सपोज्ड होता है, एक्सपोज्ड एरिया होता है, उसको सबसे ज़्यादा हानि हो जाती है। तो अगर आपके पास इमीडिएटली कोई कवर अवेलेबल है और अगर वो कवर अंडरग्राउंड है तो उससे जो बॉम्ब की क्षमता है आप तक पहुंचने में कम से कम 90% उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये ड्रिल जो हो रही थी वो ज़मीन पर लेटने की ड्रिल, वो इसलिए होती है जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है धरती पर, जब बॉम्ब गिर जाता है तो उसके स्प्लिंटर्स जो है साइडवेज और अप चले जाते हैं, मतलब 60 डिग्रीज में चले जाते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो अगर आपने ज़मीन पर लेटे तो ऑटोमेटिकली आपको हिट करने की उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। और साथ में अगर आप कहीं कवर आपको मिल जाता है वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर एक्सपोज नहीं है आप, आपके ऊपर उसका ज़्यादा असर नहीं होता। क्योंकि जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं स्प्लिंटर जो है एक डायरेक्शन में चला जाता है और कई सारे एट ए टाइम हो जाते हैं, तो आप एकदम से जो चले जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका सिग्नेचर ज़मीन के साथ बहुत कम है तो आपको क्षति बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि देखिए, हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपने देखे होंगे कि कई सारे बंकर बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ तो तकरीबन हर दिन ही शेलिंग होती है। लेकिन जैसे ही शेलिंग शुरू हो जाती है तो वो अपने रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के बंकर्स में चले जाते हैं और वहाँ कोई नुकसान नहीं होता कि अगर उनके ऊपर बॉम्ब गिरेगा भी तो वो नीचे असर नहीं करता जो उसके अंदर लोग बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई भी कवर्ड जगह मिल जाती है और अगर कवर्ड जगह बेसमेंट वगैरह है घरों के अंदर, उसमें आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। जी, तो कवर्ड एरिया के अंदर जा रहा हूं। और देखिए, ड्रिल मतलब कि प्रैक्टिस। अगर आपको ये सारी बातें जो किरण मैम बता रही हैं या फिर तेज सर बता रहे हैं, ये सिर्फ जहन में भी रहे तो कोई भी सिचुएशन हो, वॉर तो एक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई, लेकिन किसी भी इस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से कभी पाला पड़ जाए तो अगर आपकी मेंटल प्रिपरेशन है तो आप बहुत अच्छी तरह डील करेंगे। और जब आप एक दुश्मन देश के साथ ऑलमोस्ट एक वॉर लाइक सिचुएशन में है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। नाउ बैक टू किरण मैम। मैम, आपने कहा इसके बाद सायरन का क्या महत्व है वो आप बताएंगी। अब सायरन के साथ इंपॉर्टेंट रखना, देखना, लर्न द सायरन सिग्नल्स। अगर लॉन्ग कंटिन्यूस सायरन है तो दैट्स एन अलर्ट, और अगर शॉर्ट है तो वो है ऑल क्लियर। सो सायरन दो प्रकार के होते हैं, एक लंबा जो आपको कह रहा है कि नाउ अलर्ट, तो आप अलर्ट हो गए, उसके बाद आपने प्रिकॉशन लेनी है, गाड़ी में है, कहाँ कहाँ है, ये अब आपने जो प्रिकॉशन पहले मैंने बात की वो लेंगे। और अगर शॉर्ट है तो इसका मतलब अब ऑल क्लियर, तो आप अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। और साथ साथ अपने ट्यून्ड रिमेन, मैंने रेडियो का बहुत महत्व दिया कि स्टे ट्यून टू द रेडियो फॉर ऑफिशियल अपडेट्स, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये सारे आपको अपडेट्स देंगे ड्यूरिंग दिस awareness of alert. So this way you will get instructions. Another side would be during the air raid, अभी तो रिहर्सल है इसलिए पैनिक नहीं करना, सबको बताना ये रिहर्सल है, इसको समझने की कोशिश करो। तो अभी आपको अपने आप को बताना है ये रिहर्सल है। जब रिहर्सल्स का अनाउंसमेंट, जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा, पर इस वक्त पैनिक नहीं करना अपने आप को, इट्स कहना इट्स अ ड्रिल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पुलिस, स्कूल अथॉरिटीज और बिल्डिंग सिक्योरिटी और एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। इनफैक्ट ये सिविल डिफेंस ड्रिल सबसे ज्यादा ये सिखाती है कानून का पालन करना, इंस्ट्रक्शंस को सुनना।
अपने लीडर को फॉलो करना। सो ये इनफैक्ट आपको एक डिसिप्लिन रेजिम में लाती है, जो आपको एकजुट एक कमांड पे इकट्ठा करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गैदर इन अ सेफ जोन। आपको जनरल साहब ने भी बोला, आप अगर हैं तो कहीं इकट्ठे हो जाओ एक सेफ जोन में, अगर प्रोटेक्टेड एरिया, और अगर जमीन पर है ओपन एरिया में तो लेट जाओ जैसे आपने दिखाया। लेकिन इकट्ठे होके एक प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई कवर्ड एरिया है, उसके अंदर अगर आप सब मिलके उधर चले जाओ, दैट विल बी कंसिडर्ड अ सेफ जोन। जी जी, नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सुन के लग रहा है कि ये सब कितना ज़रूरी है, और सिचुएशन में तो शायद बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस पर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ फाइनल टिप्स लेंगे किरण मैम और तेज सर से, कि अगर ऐसी सिचुएशन से आप 2-4 हो ही जाते हैं, इनफैक्ट सारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं होगी और सारे लोग उतना एक्टिव नहीं होंगे, कोई एक को वॉलंटियर करना होगा, जैसा मैम शुरू में बता रही थी, किस तरीके से वो पूरा सिस्टम आप यूज़ करेंगे, किस तरीके से उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल होगा, ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इस छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान परिवार हम रहे तैयार। बात कर रहे हैं सिविल डिफेंस ड्रिल्स की, जो आज भारत में हो रही है, और ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। दोनों देशों के बीच इस समय काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशन, हम कहें वॉर लाइक सिचुएशन है। होगा नहीं होगा वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए देश भर में सरकार ने सिविल डिफेंस ड्रिल्स को आयोजित किया हुआ है आज, और वही हम आपको बता रहे हैं। कर्नल साहब, अब एट लास्ट, क्योंकि हम कंक्लूड करेंगे सारी बातचीत को, तो आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन एक प्रैक्टिस करना और एक जब वॉर एग्जैक्टली अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई एक्सप्लोजन हो जाए, कोई अटैक हो जाए, वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि प्रैक्टिस एक अलग चीज़ होती है, और जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है मामला। देखिए, मैं दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैडम ने भी ये बताया कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको कल शाम की एक बात बताता हूँ। हमारे नेबर अपनी छोटी बच्ची, वो तीसरी क्लास में पढ़ती है, वो मेरे घर आई, और उन रात को तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब, और उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची इतनी डरी हुई है क्योंकि इन्होंने कोई वीडियो देखा जिसमें बच्चों को नीचे बेंच के नीचे जाने के लिए बोल रहे हैं, ऊपर से सायरन की हूट बज रहा है। तो फिर उनकी मदर ने उनको बोला चलो हम कर्नल साहब के पास जाते हैं, वही आपको समझा देंगे। जब वो हमारे पास आई, वो इतनी डरी हुई थी, वो तीसरी क्लास में पढ़ती है, वो इतनी डरी हुई थी, उसके मुंह से बात नहीं निकल पा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको समझा दिया, वो डर गई थी, उसको ये नहीं पता है क्या हो रहा है उनके साथ। तो फिर उनको हमने समझा दिया ऐसा नहीं है, ये आप बचाव के लिए, मतलब जितना हम समझा सके उनको समझाया। फिर उनकी मदर ने उनको समझाया। तो ये जो पैनिक की सिचुएशन है ना, मैं इसको बिल्कुल हमें क्लियरली समझना चाहिए। स्कूल के बच्चे हैं, खासकर जो 6th 7th और उसके नीचे वाले हैं, हमें उनका ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, और ना उनको ये समझ में आएगी कि ये हमसे क्यों कराया जाता है। उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का, देखा ही नहीं कभी। तो एक तो ये है कि हमने अपने बच्चों की खास देखभाल करनी है जो छोटे हैं जी, और पैनिक नहीं करना। लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर 100 बार हूटर बजता है और 100 बार कुछ नहीं होता, तो एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होंगे, तो चलता रहता है। लेकिन जब वो कॉम्प्लेसेंसी सेट इन हो जाती है, मुझे लगता है वो बहुत डेंजरस मामला, क्योंकि जब हो जाएगा फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो इन चीज़ों पर हमने ध्यान देना है। बिल्कुल। तो ये पैनिक नहीं करना है, जो वाकई सही बात है। सिचुएशन को कूलली हैंडल करना, वो आप तब कर पाएंगे जब आपको सारी चीज़ें पता होगी, और वही बताने की कोशिश है। फाइनली किरण मैम, शुरू में भी आपने कहा, देखिए सारे लोगों को तो शायद ये चीज़ नहीं सिखाई जा सकती, किसी ना किसी को लीड करना होगा, वॉलंटियर करना होगा। तो कैसे वो सिस्टम वर्क करता है? मान लीजिए किसी कम्युनिटी में 100 लोग हैं, तो उसमें बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, और कुछ यंगस्टर्स भी होंगे। किस हिसाब से तय होता है कि कौन लीड करेगा और किसको पूरी चीज़ें सीखनी है? मेरे ख्याल है टीचर्स लीड कर सकते हैं, RWA के लोग लीड कर सकते हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लीड कर सकते हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल लीड कर सकते हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स लीड कर सकते हैं। ये सारे वॉलंटियर कर सकते हैं। सो इस वक्त यही वॉलंटियरिज्म है, इसीलिए इट्स कॉल्ड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। सो ये वॉलंटियरिंग जब करते हैं, सो दे शुड टेक द लीड।
इनफैक्ट यही रिहर्सल का मतलब है, कौन लीड प्रधान गांव का प्रधान लीड कर सकता है, महिला प्रधान कर सकती। सो ये है टाइम रिहर्सल्स का, इसीलिए लीडरशिप निकलती है, इसमें कम्युनिटी लीडरशिप निकलती है। लेकिन अगर आपके पास 1 मिनट और है तो तीन जी, चार बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दूं। एक तो है, याद रखना, 112 इज योर पुलिस कंट्रोल रूम। अगर एम्बुलेंस और फायर का नंबर नहीं याद आ रहा, जस्ट इन्फॉर्म 112 पुलिस। फायर हो या कुछ और चीज हो, पुलिस सारे कंट्रोल रूम्स के साथ लिंक्ड है। सो 112 इज योर इमरजेंसी नंबर, नंबर 1। नंबर 2, अपनी अगर बिल्डिंग में एलिवेटर है, लिफ्ट है, तो एक और इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट ये है कि 7:30 to 8:30 PM इस लिफ्ट को डीएक्टिवेट करना चाहिए ड्यूरिंग दी ब्लैकआउट, अगर इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये भी डीएक्टिवेशन मांगता है। प्रिपेयर द एल्डरली पर्सन्स एंड चिल्ड्रन इन एडवांस। जैसे कर्नल साहब ने कहा, बच्चों को समझाना ही तो हमारा कर्तव्य है, बल्कि ऐसे समझाएं जिसमें उन्होंने एक तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, और जब बड़े हों कि एक्सपीरियंस उनको मिले कि मैंने भी ये सीखा है देशभक्ति। ये देशभक्ति का सबक है, इसको जी। देशभक्ति का सबक बना के दिखाया जाए। मैं ये 2-3 बातें और दूसरा ये प्रैक्टिस फैमिली ड्रिल्स, लाइट्स ऑफ। इसको जरूरी नहीं सायरन पर ही करो। अब आप शेर आए वाली बात की जरूरत नहीं है। ड्रिल सायरन के बिना भी वी कैन डू फैमिली ड्रिल्स, जिसमें लाइट्स ऑफ, गैदर इन सेफ जोन्स फॉर 1 or 2 मिनट्स। ये इससे बड़ा। और एक फाइनली एक फैमिली इमरजेंसी किट बना सकते हैं, किस चीज की? पानी की, ड्राई फ्रूट्स की और जी। बेसिक मेडिसिन की। मैं ये थोड़े से बहुत- और पॉइंट बताना चाहती हूँ। जी जी, नहीं नहीं, बढ़िया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मेरे पास समय खत्म हो गया यहाँ पर। लेकिन आप लोगों ने, दोनों ने जितनी बातें आज हमें यहाँ बता दी हैं, एंड आई कैन जस्ट कोरिलेट विद देम, कि अभी जो सिचुएशन है, 1-2 दिन से जो माहौल है, कल रात जो हुआ और अभी आज पूरे देश में ड्रिल्स हो रहे हैं, अगर ये छोटी छोटी बातें आपको पता हैं और अगर आप इसके थ्रू निकल गए, ईश्वर ना करे कि कोई ऐसी स्थिति बने, सब जगह अच्छी तरह से चीज़ें सेटल हो जाएं, हिसाब हमने चीज़ें बराबर की है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ क्या करे। हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये बातें किसी भी एडवर्सिटी में आपके लिए बेहद काम आएगी। और हाँ, कोई नेचुरल कैलामिटी या किसी और तरह की कैलामिटी में भी ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं, और जो नेशन मेंटली स्ट्रांग है, जीत सर्वदा उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।